साथियों नमस्कार। आज मैं आप सभी के लिए एक नया वीडियो लेकर आया हूँ। इस वीडियो में हमको पढ़ना है और हम सभी को पढ़ना है कक्षा 9 का विज्ञान। और विज्ञान में बता दूं कि आपको हमको कौन सा चैप्टर पढ़ना है। ये अध्याय नंबर 4। इस पाठ का जो नाम है परमाणु की संरचना, इस पाठ का नाम है। इसको अंग्रेजी में कहते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम। इसके पहले के चैप्टर हम लोगों ने पढ़ चुके हैं और उसमें हमने पढ़ा था पदार्थ के बारे में, परमाणु के बारे में। परमाणु के बारे में बताया गया था कि किसी पदार्थ का सबसे छोटा कण ही क्या होता है, परमाणु होता है। अब बात आती है कि पदार्थ क्या चीज़ होता है। तो पदार्थ वह चीज़ होता है कि जिसका कुछ न कुछ भार हो और उसका कुछ न कुछ आयतन हो, ऐसी चीज़ें ही सब पदार्थ कहलाती हैं। और पदार्थ से का निर्माण किससे होता है? तो पदार्थ का निर्माण किससे होता है? पदार्थ का निर्माण जो पदार्थ होता है, अभी हमने बताया, ये पदार्थ जो है, ये पदार्थ किससे बना हुआ है? परमाणु से बना हुआ है। ठीक है, किससे बना हुआ है? परमाणु से बना। अब ये परमाणु ही कई सारे परमाणु मिलकर पदार्थ का बनाते हैं। और पदार्थ जो हमारा पाया जाता है प्रकृति में 3 रूपों में पाया जाता है। एक तो तत्व के रूप में, दूसरा है यौगिक के रूप में, तीसरा मिश्रण के रूप में। यानी कि जो भी पदार्थ होगा इन तीनों रूपों में होता है, या तो तत्व होगा, या तो यौगिक होगा, या मिश्रण होगा। ठीक है, परमाणु ही से, यानी कि परमाणुओं से ही इन सब का अस्तित्व है। यानी कि परमाणु से ही यौगिक बनता है, तत्व बनता है, मिश्रण बनता है। ठीक, तो कहा जाए तो पदार्थ का सबसे मूल इकाई क्या है? परमाणु। परमाणु के बारे में डाल्टन महोदय ने बताया कि परमाणु क्या होता है। परमाणु ही क्या होता है? किसी भी पदार्थ का सबसे सूक्ष्म कण होता है। पदार्थ परमाणु अविभाज्य सूक्ष्म कण है। ठीक है, परमाणु क्या है? अविभाज्य सूक्ष्म कण है। और परमाणु जब अविभाज्य सूक्ष्म कण है, ऐसा किसने बताया था? डाल्टन महोदय, एक वैज्ञानिक थे, जिसको कि आप पिछले चैप्टर में आप लोग पढ़ चुके हैं। दोस्तों एक चीज़ और बता दूं कि जो भी हमारे मित्र पिछला वीडियो नहीं देखे हैं, जाके चैनल के प्लेलिस्ट में जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। क्लास 9 का साइंस सब्जेक्ट चैनल की प्लेलिस्ट में खोलेंगे, आपको सीरियल बाय सीरियल सभी वीडियो मिल जाएंगे। जब तक आप पिछला वीडियो नहीं देखेंगे, आपको ये समझने में दिक्कत होगी। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। तो पदार्थ का निर्माण परमाणु से हुआ है। पदार्थ क्या होता है? छोटे छोटे परमाणुओं और अणुओं से मिलकर बना होता है। यानी पदार्थ को बनाने वाला क्या है? परमाणु है। पदार्थ को कौन बनाता है? परमाणु। परमाणु क्या होता है? परमाणु अविभाज्य सूक्ष्म कण है। अविभाज्य का मतलब नहीं बंटने वाला, ऐसा छोटा कण, ऐसा सूक्ष्म कण जिसके टुकड़े न किया जा सके, उसको तोड़ा ना जा सके, वही क्या है? परमाणु है। अब बात, एक चीज़ और हमारे मन में आता है कि बता तो दिया डाल्टन महोदय ने कि परमाणु अविभाज्य है, उसके टुकड़े नहीं किया जा सकता। तो क्या वास्तव में यह प्रमाणिक है? मतलब ये इसको सही प्रमाण माना गया है कि हाँ वास्तव में अविभाज्य है? तो ये प्रश्न आता है कि क्या परमाणु वास्तव में अविभाज्य कण है? दूसरा चीज़, क्या परमाणु के भीतर अन्य छोटे घटक विद्यमान? परमाणु अविभाज्य कण है कि नहीं है, एक तो ये प्रश्न है। दूसरा प्रश्न ये है कि क्या परमाणु के भीतर और भी चीज़ें हैं कि नहीं, जैसे पदार्थ के अंदर पाया गया परमाणु, अब परमाणु के अंदर कुछ पाया जाता है नहीं पाया जाता। ठीक, इन्हीं सब प्रश्नों के उत्तर जानना है हमको इस टॉपिक में। और इसमें हमको विभिन्न वैज्ञानिकों के द्वारा उनकी खोज और मॉडल हमको इस चैप्टर में पढ़ना है। पाठ की शुरुआत करते हुए सबसे पहले हमको इसमें देखना है पदार्थों में आवेशित कण। पदार्थों में आवेशित कण, पदार्थ में आवेशित कण आपको बता दूं कि 2 आवेशित कण पाए जाते हैं। एक इलेक्ट्रॉन पाया जाता है और प्रोटॉन पाया जाता है। इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है धन आवेश होता है, प्रोटॉन पर इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो ऋण आवेश होता है, प्रोटॉन पर जो आवेश होता है धन आवेश होता है। ठीक, इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है ऋण आवेश होता है, और प्रोटॉन पर जो आवेश होता है वो धन आवेश होता है। तो ये 2 आवेशित कण हैं। और ये आवेशित कण कहाँ महसूस किए गए? पदार्थ में। और पदार्थ में ही क्या है? परमाणु है। ठीक है, एक जादू मैं आपको बताता हूँ। हम लोग ने क्या करते थे, कलम को सर पे लगा के कागज से चिपका देते, तो कागज के पास ले जाते तो कागज इसमें चिपक लेता था। ठीक है, ऐसे चिपका देते थे तो चिपक लेता था। इसका कारण क्या है कि जो कलम पदार्थ है उसमें ये चिपकने का गुण क्या है? आवेश के कारण है। यानी कि हमारे कलम में आवेश का गुण, चिपकने वाला गुण क्या है? आवेश का गुण है। दूसरा चीज़ क्या है कि कपड़ों को जब एक दूसरे से कपड़े के ऊपर रगड़ते थे तो उसमें एक चमक उत्पन्न होती थी। इस चमक का गुण कहाँ से है? ये किस प्रकार का गुण है? आवेश का गुण है। और ये गुण कहाँ से आया भाई? कलम भी एक पदार्थ है, सही क्या पदार्थ है, कागज भी एक पदार्थ है। पदार्थ किससे बने हैं? परमाणु से बने हैं। और परमाणुओं के अंदर, ठीक है, तो ये आवेश पदार्थ में कहाँ से आया? परमाणु से आया। और कलम में आवेश कहाँ से आया? परमाणु से आया। अब परमाणुओं में आवेश कहाँ से आया? तो परमाणुओं में आवेश ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, ये जो आवेशित कण है, ठीक है, ये ऋणावेश कण, और जो प्रोटॉन
जो है धनावेश कण है, इनके कारण पदार्थों में वो आवेश आया। ठीक, ये तो था उदाहरण, थोड़ा सा व्यवहारिक जानकारी। अब ये हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो होता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो होता है ये पदार्थ के परमाणु के अंदर पाया जाने वाला पहला अपरमाणु कण या मूल कण है। ठीक है, पहला जो मूल कण है, यानी कि परमाणु, अभी हम सोच रहे थे कि परमाणु के अंदर कुछ पाया जाता है, नहीं पाया जाता, तो परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन जो है ये ऋणावेश है, ऋण आवेश से पाया जाता है, और ये पहला अपरमाणु कण है और इसी को मूल कण भी कहते हैं। और ये सबसे पहले ही खोजा गया था, मतलब सबसे पहले क्या मिला था हमको, इलेक्ट्रॉन परमाणु के अंदर, ठीक, जो परमाणु में विद्यमान होता है। इसको खोजने वाले, उनका वैज्ञानिक का क्या नाम है, इसको जो जिन्होंने खोजा था उनका नाम था जे थॉमसन वैज्ञानिक। ठीक, दूसरा अपरमाणु कण था प्रोटॉन। ठीक है, ये प्रोटॉन भी एक जो है क्या है, आवेशित कण है, इस पर धन आवेश पाया जाता है, और ये कहाँ पाया जाता है, प्रोटॉन के अंदर पाया जाता है। ठीक है, प्रोटॉन एक दूसरा अपरमाणु कण है और या मूल कण जो परमाणु के भीतर पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, परमाणु के अंदर ही। ये पहला तो इलेक्ट्रॉन था, दूसरा क्या था, प्रोटॉन पाया जाता है। इसको जो खोज कर किए थे, ठीक है, खोज प्रोटॉन का किसने खोज किया था, गोल्डस्टीन ने। और गोल्डस्टीन ने डायरेक्ट प्रोटॉन की खोज नहीं किए थे, इन्होंने क्या किया था कि एक नए किरण की खोज की थी, और उस किरण को इन्होंने केनाल रे नाम दिया। मतलब केनाल रे एक नाम की किरण थी जिसको खोजा किसने, तो गोल्डस्टीन ने। अब वो किरण कैसी थी, धनावेशित थी। ठीक है, किरण कैसी थी, धनावेशित थी, यानी कि उस पर धन आवेश था, इसलिए, और प्रोटॉन पर भी धन आवेश होता है, इसलिए उस किरण के माध्यम से, उस किरण के द्वारा ही प्रोटॉन के परमाणु के अंदर दूसरे मूल कण की जानकारी मिली। ठीक है, जिसके द्वारा परमाणु के दूसरे मूल कण प्रोटॉन की खोज हुई। तो परमाणु के अंदर कौन मूल कण है, एक इलेक्ट्रॉन मिला, दूसरा प्रोटॉन मिला। ठीक है, और इनके बारे में जो महत्वपूर्ण जानकारी है जिसको हमको याद रखना है, चलिए उसको देखते हैं। तो परमाणु के अंदर मूल कण, पहला मूल कण था इलेक्ट्रॉन बताए थे। ठीक है, और दूसरा मूल कण क्या है, प्रोटॉन है। इनको अपरमाणु कण कहते हैं, इसको भी बताए थे। ठीक, ये जो इलेक्ट्रॉन जो मूल कण होता है, इसका जो द्रव्यमान होता है, परमाणु के अंदर पाया जाने वाला इलेक्ट्रॉन पहला अपरमाणु कण है, इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है 9.1 × 10⁻⁸ होता है। और इलेक्ट्रॉन को जहाँ पर स्मॉल ई और स्मॉल ई पर माइनस का निशान लगे तो क्या है, एक प्रतीक है इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, प्रोटॉन जो होता है, प्रोटॉन का जो प्रतीक है, अगर P+ आपको दिखाई दे रहा है, समझ लीजिए वो प्रोटॉन को बताया जा रहा है, प्रोटॉन को प्रदर्शित किया जा रहा है। P अकेले भी लिखा जाता है तो भी प्रोटॉन को प्रदर्शित किया जाता है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान देख ही चुके हैं, प्रोटॉन का द्रव्यमान जो है इलेक्ट्रॉन से थोड़ा सा भारी होता है। ठीक है, उससे ज़्यादा होता है। यहाँ पर जो प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है 1.67 × 10⁻⁻24 ग्राम। अब यहाँ पर देखिए -24 ग्राम, -28 ग्राम। -24 ग्राम, माइनस का हिसाब किताब उल्टा चलता है। जैसे 1 2 3 4 हम आगे बढ़ते हैं तो उसे 1 2 3 4 जैसे पीछे जाएंगे तो उससे ज़्यादा मान घटता चला जाएगा। 1 -1 और फिर +-2, तो -2 सबसे कम है और -1 उससे अधिक है। तो यहाँ पर वही है, -24 -24 ज़्यादा होगा, -28 कम होगा, इसलिए प्रोटॉन का द्रव्यमान क्या होगा, इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से अधिक होगा। इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है ऋण 1.602, ठीक है, ऋण 1.602 × 10⁻⁻19 कूलम आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश पाया जाता है -1.602 × 10⁻⁻19 कूलम होता है, और इसी इतने आवेश को -1 इकाई कूलम आवेश माना जाता है। ठीक, इतना आवेश होगा तो इसको -1 इकाई, यानी कि ऋणात्मक 1 इकाई इसको इतने आवेश को माना जाता है। इलेक्ट्रॉन की खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम था थॉमसन था, आपको थॉमसन याद रखना है। जो प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है देख चुके हैं, समझ चुके हैं, और जो प्रोटॉन पर आवेश होता है, और जो आवेश होता है वो इलेक्ट्रॉन के आवेश का बिल्कुल विपरीत होता है। यहाँ पर ऋण में है और यहाँ पर धन है, मान उतना है 1.602 × 10⁻⁻19 कूलम। बस अंतर कितना है कि यहाँ पर, वहाँ पर ऋण आवेश, यहाँ पर धन आवेश। इतने ही आवेश को +1 इकाई आवेश माना जाता है। इसके जो खोज करने वाले वैज्ञानिक किताबों में आपको 2 मिलेंगे, एक रदरफोर्ड में मिलेंगे और गोल्डस्टीन मिलेंगे। रदरफोर्ड, गोल्डस्टीन कैनाल रे नाम की किरण की खोज की, जिससे कि इसके माध्यम से प्रोटॉन की खोज हुई। रदरफोर्ड जो थे उसको आखिरी दम तक, यानी कि खोज करने वाले सबसे लास्ट में रदरफोर्ड थे, शुरुआत में गोल्डस्टीन थे। ठीक है, इसलिए किताबों में आपको दोनों मिलेंगे और आपको जानकारी दोनों की रखनी है। तीसरा जो अपरमाणु कण, ठीक है, इसके बाद इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन थे ही, जो तीसरा अपरमाणु कण की खोज हुई उसका नाम था न्यूट्रॉन। ठीक है, उसका नाम न्यूट्रॉन था। और आपको न्यूट्रॉन अगर दिखाना है तो अगर ऐसे यहाँ लिख दीजिए या एम के आगे से 0 लिख दीजिए, वो वहाँ पर वो न्यूट्रॉन को प्रदर्शित करेगा।
ठीक है। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान जो होता है 1.67 × 10⁻24 ग्राम, यानी कि न्यूट्रॉन का द्रव्यमान लगभग प्रोटॉन के द्रव्यमान के ही बराबर है। ठीक है, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन का द्रव्यमान लगभग बराबर। इस पर जो कोई आवेश नहीं होता, जीरो आवेश होता है, इसलिए क्या है, न्यूट्रॉन उदासीन है। न्यूट्रॉन को जो खोज करने वाले वैज्ञानिक हैं उनका नाम चैडविक है। न्यूट्रॉन की खोज कौन से वैज्ञानिक किए थे? चैडविक ने किया था। तो ये थी महत्वपूर्ण जानकारी परमाणु के अंदर पाए जाने वाले अपरमाणु कण, और कौन से अपरमाणु कण थे? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब जो एक परमाणु के अंदर पाए जाने वाले मूल कण है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इनकी संरचना क्या है? ठीक है, परमाणु में कैसे कहाँ कहाँ रहते हैं, उसी के बारे में अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? परमाणु की संरचना। ठीक है, क्या कहा जाता है? परमाणु की संरचना। परमाणु की संरचना के विषय में जो सबसे पहले वैज्ञानिक थे, उन्होंने, इनका नाम टॉमसन था, उन्होंने एक मॉडल दिया, ठीक है, जिसको कहा जाता है टॉमसन का परमाणु मॉडल। क्या कहा जाता है? टॉमसन का परमाणु मॉडल। तो परमाणु की संरचना के विषय में जो टॉमसन का परमाणु का मॉडल था, इन्होंने इस मॉडल में बताया कि परमाणु कैसा दिखता है, उसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन ये कहाँ रहते हैं। ठीक है, तो इसी को जानना है। ठीक है, इनका जो मॉडल था, इन्होंने इस मॉडल में सबसे पहले बताया कि परमाणु धन आवेशित गोले का बना होता है और इलेक्ट्रॉन उसमें धंसे रहते हैं। तो यानी जो परमाणु होता है वो जो धन आवेशित क्या है, प्रोटॉन है, उस जो क्या है, गोले का बना, मतलब ये पूरा गोला ही जो क्या है, ये धन आवेशित है, यानी कि जिसमें पूरे गोले में क्या है, प्रोटॉन है। ठीक, और दूसरी बात है, इलेक्ट्रॉन उसमें धंसे रहते हैं। तो ये जो पूरा गोला है जिसमें कि धन आवेश है, इसी बीच बीच में इलेक्ट्रॉन धंसे रहते हैं। ठीक है, दूसरी बात इस मॉडल में जो उन्होंने बताई, ऋणात्मक और धनात्मक आवेश परमाणु में समान होते हैं। ठीक है, इसलिए परमाणु बंधित रूप से उदासीन होते हैं। इन्होंने इस दूसरी जो बात बताई इस मॉडल में, इन्होंने बताया कि परमाणु जो होता है उदासीन होता है, यानी कि अस्थायी होता है। अस्थायी इसलिए होता है क्योंकि इसमें धनात्मक आवेश की मात्रा, यानी कि प्रोटॉन की मात्रा, और ऋणात्मक आवेश यानी कि इलेक्ट्रॉन की मात्रा, दोनों की मात्रा बराबर रहती है, इसलिए दोनों बैलेंस में रहते हैं। ठीक है, दोनों क्या है, बैलेंस में रहते हैं। परमाणु अस्थायी रहता है, इसलिए उदासीन, उसी को उदासीन कहते हैं। ठीक, समझ गए? नहीं समझे? आपको समझाता हूँ एक बार। ठीक है, इनका मॉडल था कि जैसे तरबूज देखे हैं, तरबूज होता है गोलाकार। ठीक है, गोलाकार तरबूज होता है, तो उसमें काटिए तो जो लाल रंग का जो पार्ट होता है, यानी कि जिसको हम खाते हैं, ठीक है, मांसल भाग, ठीक है, वो पूरा का पूरा गुच्छा जो लाल रंग का होता है, उसको इन्होंने धनात्मक पार्ट माना, यानी कि धनावेशित माना, यानी कि उसको प्रोटॉन माना। उसके बाद जो बीच में उस तरबूज में जो काले रंग के बीज होते हैं, बीच बीच में धंसे रहते हैं उस मांसल भाग में, खाने वाले पार्ट में, लाल रंग में, उसको इन्होंने क्या मांगा? इलेक्ट्रॉन माना। तो इन्होंने कहा, टॉमसन का मॉडल इन्होंने बताया कि परमाणु जैसे गोलाकार होता है, जिसमें कि वो लाल रंग के जो तरबूज की भाग उसी में धंसे रहते। परमाणु की संरचना के विषय में जो सबसे पहले जानकारी दी वो थे टॉमसन थे। टॉमसन महोदय ने बताया कि जो परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये जो मूल कण हैं, और ये सब कैसे रहते हैं और ये इनकी बनावट क्या है, ठीक है, उसी के विषय में उन्होंने मॉडल प्रस्तुत किया। इन्होंने मॉडल प्रस्तुत किया और बताया कि जो परमाणु होता है ऐसे गोलाकार होता है। अब गोलाकार होता है तो भाई इसमें भी वो जो मूल कण है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, कहाँ रहते हैं? तो उन्होंने बताया कि पूरा गोला ही क्या है, धनावेशित है। इसी में पूरे गोले में पूरा भाग ही क्या, धनावेशित है। इसी पूरे भाग में प्रोटॉन रहता है। ठीक, अब बात आती है इलेक्ट्रॉन कहाँ रहता है। तो उन्होंने बताया इस गोले में जो धनावेशित प्रोटॉन है, उसी के बीच बीच में ऋणावेशित, यानी कि ये जो देख रहे हैं ऋणिकावेश, इस तरह का इलेक्ट्रॉन उसी में बीज के रूप में धंसे रहते हैं। उदाहरण के लिए आपको बता दूँ, जैसे तरबूज आप लोग काटते हैं तो गोले रंग का तरबूज गोल होता है, और जो उसमें गोल होता है तरबूज, जो लाल रंग का पार्ट होता है जिसको हम खाते हैं, ठीक है, वो उसको प्रोटॉन समझ लीजिए। उसको उन्होंने प्रोटॉन समझाया कि ये प्रोटॉन है, खाने वाला भाग, यानी कि धनावेशित है। और जो उसमें तरबूज में जो बीज होता है, जो धंसा रहता है, उसको उन्होंने क्या कहा कि ये इसको इलेक्ट्रॉन समझिए। सेम इसी मॉडल से परमाणु रहता है। ठीक, पहला बात जो इन्होंने इस मॉडल में बताया कि परमाणु धन आवेशित गोले का बना होता है, यानी कि पूरा का पूरा जो गोला है ये धन आवेशित है, और इलेक्ट्रॉन उसमें धंसे रहते हैं बीच बीच में। जैसे तरबूज में बीज काले रंग के धंसे, शीशी में इलेक्ट्रॉन धंसे होते हैं। दूसरा चीज़ इस मॉडल में उन्होंने बताया कि ऋणात्मक और धनात्मक आवेश परमाणु में समान होते हैं, इसलिए परमाणु जो होता है वैद्युत रूप से उदासीन होते हैं। जो कि इन्होंने बताया कि जो परमाणु है उदासीन होता है। एक जानकारी आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा कि परमाणु उदासीन होता है, ये बात सही है। ठीक, उदासीन क्यों होता है? इसका कारण है
कि जो प्रोटॉन ये जो धन आवेशित इनकी मात्रा, जो इलेक्ट्रॉन है ऋण आवेशित इनकी मात्रा, दोनों की मात्रा बराबर रहती है, इसलिए आपस में वो संतुलित रहते हैं, बैलेंस रहते हैं, इसलिए क्या है, उदासीन है। ठीक, तो ऐसा थॉमसन महोदय का कहना था परमाणु के विषय में, जिसके विषय में उन्होंने मॉडल दिया था। ठीक है, इस मॉडल की कमी क्या थी, ठीक है, इसमें क्या कमियां रह गई थी, चलिए उसको जानते हैं। परमाणु के उदासीन होने की व्याख्या हो गई, किंतु दूसरे वैज्ञानिक द्वारा किए गए प्रयोग के परिणाम को इस मॉडल के द्वारा समझाया नहीं जा सकता। ठीक, परमाणु तो उदासीन होता है, इस चीज़ को इन्होंने, ठीक है, समझा दिया और समझ में भी आया। ठीक, लेकिन जब दूसरे वैज्ञानिक इस चीज़ को समझने के लिए परमाणु के संबंध में जब उन्होंने प्रयोग किया, तो इनका जो प्रयोग था और उनके जो प्रयोग से जो परिणाम आया वो बिल्कुल अलग था। ठीक है, और उनका जो प्रयोग से जो निष्कर्ष मिला, इनके जो प्रयोग के निष्कर्ष से बिल्कुल अलग हट के था, और उससे उसके मतलब अलग था, और उससे बिल्कुल मैच ही नहीं कर रहा था। तो इसका मतलब ये इसको जो है ये कमी उसमें मिल गई, किसके, थॉमसन के मॉडल में। तो परमाणु की संरचना के विषय में जानकारी देने में जो थॉमसन महोदय से कमी मिली, यानी कि जो जानकारी छूट गई, जिसको उन्होंने नहीं बता पाए, उसी के संदर्भ में, ठीक है, और अधिक विस्तृत जानकारी के लिए, परमाणुओं के विषय में अधिक जानकारी जुटाने के लिए रदरफोर्ड महोदय ने अल्फा कण प्रकीर्णन का प्रयोग किया। इसका प्रयोग किया, अल्फा कण प्रकीर्णन का प्रयोग। पूछा जाएगा कि रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग के बारे में पूछा जाता है। ठीक है, इसलिए पूछा जाए कि अल्फा कण प्रकीर्णन का प्रयोग किसने किया था, तो रदरफोर्ड ने किया। किसने किया, रदरफोर्ड ने। रदरफोर्ड ने इस प्रयोग के लिए इन्होंने दो चीज़ें ली, एक तो सोने की पतली पन्नी ली, ठीक है, सोने की पतली पन्नी ली। दूसरा क्या लिया, अल्फा कण लिया। ये अल्फा कण क्या होता है, हीलियम का जो है कण होता है। हीलियम पर पाया जाता है दो धनावेश, ठीक है, और इस पर दो धनावेश हो जाता है, इसी का कण ही क्या है, अल्फा कण है। ठीक, सोने की पतली पन्नी इसलिए लिए कि सोने की जो परमाणु होता है, ठीक है, वो जो उसकी जो पतली पन्नी होती है 1000 परमाणुओं के बराबर मोटी होती है। मतलब सोने को इतना पतला किया जा सकता है, और किसी भी पदार्थ को इतना पतला नहीं किया जा सकता, और उसकी इतनी पन्नी को इतना पतला नहीं किया जा सकता जिससे प्रयोग सफल नहीं होता। इसलिए सोने की पतली पन्नी ली। ठीक है, इस पर इन्होंने क्या किया कि ये जो हीलियम के कण थे, यानी कि अल्फा कण थे, इस पर इन्होंने बौछार किए। ठीक है, बौछार किए यानी कि उस पर डाला। ठीक है, जब इन्होंने डाला तो सबसे पहले इन्होंने जो देखा, क्या देखा, अधिकतर कण पन्नी के आर पार सीधे निकल जाते थे। जब ये मान लीजिए ये सोने के परमाणु कण है, ठीक है, परमाणु है, और इस पर इन्होंने अल्फा कण डाला। ठीक है, मतलब इस पर अल्फा कण प्रवाह करना चालू कर दिया, बौछार करना चालू कर दिया। ठीक है, तो देखा क्या कि अधिकतर कण पन्नी के आर पार सीधे निकल जाते। देखिए यहाँ पर अल्फा कण जो है कुछ ऐसे सीधे निकल जा रहे हैं। ठीक है, अतः स्पष्ट होता है कि परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है। जब ये सीधे निकल जा रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि इस परमाणु में इसको रोकने के लिए कोई और चीज़ है नहीं, यानी कि ये जगह खाली है, इसलिए अल्फा कण सीधा क्या हो रहा है, निकल जा रहा है। ठीक, निकल क्यों जा रहा है, क्योंकि परमाणु का अधिकांश भाग खाली है, इससे ये पता चलता है। दूसरा चीज़, इस प्रयोग में रदरफोर्ड जी ने देखा कि कुछ अल्फा कण अपने रास्ते से इस प्रकार मुड़ जाते हैं कि जैसे वो किसी धनावेश से प्रतिकर्षित हुए हों। अतः स्पष्ट होता है कि परमाणु में कुछ धनावेशित और भारी भाग होता है। दूसरा चीज़ देखा कि कुछ कण तो सीधे निकल गए, लेकिन कुछ कण जो हैं वो क्या हो रहे हैं, प्रतिकर्षित हो रहे हैं, यानी कि सीधे जो कण सीधे जा रहे थे थोड़ा सा मुड़ गए। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ देखिए चित्र में थोड़ा सा मुड़ जाते हैं। ठीक है, इससे ये पता चलता है कि परमाणु के अंदर, ठीक है, परमाणु के अंदर ये हीलियम भी जो एक कण है, अल्फा कण, ये भी धनावेशित है, और परमाणु के अंदर धनावेश होगा तो ये क्या करता है, धनावेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, आकर्षित नहीं करते हैं। अगर ऋण और धन रहेगा तो आकर्षित करेगा, अगर धन है तो क्या होगा, प्रतिकर्षित कर देगा, हटा देगा, अपने से दूर हटा देगा। ठीक, तो इससे पता चलता है कि कुछ भाग परमाणु के अंदर धनावेशित है, वो भारी भी है, ठोस है, इसलिए क्या करता है, वो पार नहीं कर पाती अल्फा कण और दूर हट जाती। तीसरा, इन्होंने देखा कि बहुत कम अल्फा कण ऐसे होते हैं जो अपने ही रास्ते पर वापस लौट जाते हैं। बहुत सारे कण इन्होंने ऐसा देखा कि जो गए, टकराए और वापस आ गए। ठीक, इससे पता क्या चलता है कि परमाणु का धनावेशित व भारी भाग बहुत छोटा होता है। ठीक है, इससे पता चलता है कि परमाणु का धनावेशित व भारी भाग बहुत छोटा होता है। भाई
कुछ कण इन्होंने देखा कि सीधे जा रहे हैं और जाके बीच में टकराने के बाद फिर उसी दिशा में, अपनी दिशा में जिधर से गए उधर ही लौट आए। इसका मतलब इससे यह पता चलता है कि परमाणु के अंदर कुछ बहुत थोड़ी दूरी में बहुत भारी चीज़ है या वहीं पर धनावेशित भाग है, ठीक है, और जिससे कि कण टकराता है और टकरा कर उसको पार नहीं कर पाता, सीधा फिर लौट आता है। ठीक, यहाँ पर निष्कर्ष क्या निकला, ठीक है, इस प्रयोग का जो निष्कर्ष रदरफोर्ड महोदय ने निकाला, किसी परमाणु का समस्त धनावेश व भार परमाणु के केंद्र में होता है, जिसे परमाणु का नाभिक कहते हैं। ठीक, इन्होंने एक चीज़ तो फाइनल कर दिया कि परमाणु के बीच में क्या पाया जाता है, बीच में यानी कि एक जो परमाणु का केंद्र है, ठीक है, बीच का ही भाग केंद्र होता है। इस केंद्र में क्या होता है, परमाणु का नाभिक होता है, और नाभिक में अंदर क्या पाए जाते हैं, सारे धनावेश पाए जाते हैं। इस चीज़ को इन्होंने बताया, ठीक है, इस प्रयोग के माध्यम से, ठीक है। और क्योंकि धनावेश नाभिक में होते हैं, बीचों बीच केंद्र में होते हैं, इसी को इन्होंने नाभिक कहा। ठीक है, पूछा जाएगा कि नाभिक क्या होता है, तो बताइएगा कि परमाणु का समस्त धनावेश यानी कि परमाणु का केंद्र जहाँ पर होता है वही क्या है, परमाणु का नाभिक। तो परमाणु का नाभिक क्या होता है, ये बीच का भाग क्या होता है, परमाणु का नाभिक होता है। और इन्होंने बताया कि नाभिक का संगठन यानी कि नाभिक जो बना होता है, नाभिक के अंदर क्या चीज़ होता है। तो किसी परमाणु के नाभिक में मुख्य रूप से 2 प्रकार के कण पाए जाते हैं, यानी कि जैसा कि टॉमसन महोदय ने बताया कि 2 कण पूरे परमाणु के अंदर बता रहे थे, ठीक है, कि बता रहे थे बीच की तरह इलेक्ट्रॉन धंसे रहते हैं, प्रोटॉन उसी में बिखरे रहते हैं, ठीक है। तो ऐसा इन्होंने नहीं बताया, इन्होंने ऐसा बताया उनसे हट के कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन वो कहाँ होते हैं, इन्होंने जगह बता दी। ठीक है, इन्होंने जगह बताया कि मुख्य रूप से 2 प्रकार के कण पाए जाते हैं, तो प्रोटॉन पाया जाता है, दूसरा न्यूट्रॉन पाया जाता है। तो दोनों कण कहाँ पाए जा रहे हैं, नाभिक में पाए जा रहे हैं। नाभिक कहाँ है, बीच में, ठीक है, बीच में यहीं पर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मिलने से ही क्या बनता है, नाभिक बनता है। ठीक है, क्या बनता है, नाभिक बनता है, यानी कि उसी को नाभिक कहते हैं। तो 2 प्रकार के कण कौन से हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ पाया जाता है, नाभिक में पाया जाता है। इन कणों को कुल मिलाकर न्यूक्लियन भी कहते हैं। न्यूक्लियन भी किसे कहा जाता है, इस नाभिक को कहा जाता है। अगर पूछा जाए समय न्यूक्लियन किसे कहा जाता है, नाभिक कहा जाता है। और न्यूक्लियन में क्या होता, क्या क्या पाया जाता है, तो आपको बता देना है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाया जाता है। ऐसा कि किसने, इसके द्वारा, रदरफोर्ड जी के द्वारा, ठीक है, इसके द्वारा, रदरफोर्ड जी के द्वारा। इन सब प्रयोगों करने के बाद रदरफोर्ड ने अपना जो है इतना अध्ययन करने के बाद, बहुत सारी जानकारी जुटाने के बाद, तब उन्होंने परमाणु के विषय में बताने का प्रयास किया, यानी कि परमाणु के विषय में रदरफोर्ड का परमाणु का मॉडल आया, तब उन्होंने अपना मॉडल दिया। ठीक है, अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग के आधार पर रदरफोर्ड ने परमाणु का नाभिकीय मॉडल प्रस्तुत किया। ठीक है, मतलब इस प्रयोग के करने के बाद, सब कुछ समझने के बाद ही उन्होंने मॉडल दिया। ऐसा उठ पटांग सोच विचार के नहीं कि ऐसा होता है परमाणु को, वैसा होता है। ठीक है, सब कुछ पूरी जानकारी जुटाने के बाद इस मॉडल में जो सबसे पहले रदरफोर्ड जी ने बताया कि परमाणु गोलाकार, अति सूक्ष्म तथा विद्युत उदासीन कण। तो परमाणु गोलाकार थे तो पहले ही कई सारे वैज्ञानिक बताए। अति सूक्ष्म डाल्टन जी ने ही बता दिया था कि परमाणु अति सूक्ष्म छोटा है, गोलाकार है। ठीक है, उदासीन कण है, उदासीन बताया था कि, जिसको टॉमसन ने भी बताया था कि परमाणु क्या है, उदासीन है। ठीक है, तो इस चीज़ इन्होंने बताई थी, तो बात पहले की है, कुछ नई बात इन्होंने बताया नहीं। दूसरी बात इन्होंने इस मॉडल में बताया कि परमाणु का समस्त धनावेश व लगभग समस्त द्रव्यमान उसके केंद्र में होता है, यानी कि जो परमाणु का समस्त भार यानी कि धनावेश, ठीक है, और लगभग समस्त द्रव्यमान, पूरा का पूरा कहा जाए द्रव्यमान ही, वो कहाँ पर होगा, पूरे में परमाणु के अंदर नहीं रहेगा। ठीक है, यानी जो परमाणु का जो भार है, जो धनावेश है, वो पूरे में नहीं पाया जाता, कहाँ पाया जाता है, केवल इसी नाभिक में पाया जाता है। ठीक है, और इस नाभिक को ही क्या कहा जाता है, इसे परमाणु का नाभिक कहा जाता है। तीसरी बात इस मॉडल में उन्होंने बताई कि नाभिक में धनावेशित प्रोटॉन तथा नाभिक के बाहर ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। ठीक है, नाभिक में धनावेशित प्रोटॉन, अभी तक टॉमसन जी ने क्या बताया था कि पूरे परमाणु में ही धनावेशित प्रोटॉन पाया जाता है, लेकिन उन्होंने क्या बताया, नाभिक में प्रोटॉन, यानी कि ये जो नाभिक है परमाणु का केंद्र है, बीचों बीच में, यहीं पर प्रोटॉन पाए जाते हैं। दूसरा चीज़ बताया, नाभिक के बाहर ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन। अभी जो नाभिक है इसके बाहर इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे। ठीक है, इसके बाहर इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे, यानी कि समझिए यहाँ पर ये बीच में नाभिक हो गया, ठीक है, परमाणु का केंद्र हो गया, इसी में पाया जाएगा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और इसके बाहर ये जो कक्षा देख रहे हैं यहाँ पर, ये चारों ओर क्या रहेंगे, इलेक्ट्रॉन रहेंगे। ठीक, आगे और भी इन्होंने स्पष्ट किया है, चलिए देखते हैं।
चौथी बात इस मॉडल में इन्होंने बताई कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्षाओं में घूमते रहते हैं। जो इलेक्ट्रॉन होंगे इस नाभिक के बाहर होंगे, और बाहर एक होंगे एक सर्कल में होंगे, एक वृत्त के रूप में, एक वृत्त के ऐसा वृत्त बनाएंगे, पथ बनाएंगे, रास्ता बनाएंगे, जिस पर क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन घूमते रहेंगे। ठीक। पांचवी बात जो इस मॉडल में बताई, धनावेशित नाभिक ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करता है। धनावेशित नाभिक ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करता है, परंतु इस आकर्षण बल को अपकेंद्र बल संतुलित कर लेता है। धनावेशित नाभिक, एक प्रोटॉन है, प्रोटॉन कैसा है, धनावेशित नाभिक है, नाभिक में क्या है, प्रोटॉन है, प्रोटॉन कैसा है, धनावेशित है। इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर है, इलेक्ट्रॉन कैसा है, ऋणावेश है। अब ये धनावेश, ये ऋणावेश, ठीक है, ये धनावेश, इधर इलेक्ट्रॉन ऋणावेश, क्या करेगा, एक दूसरे को आकर्षित करेगा। अब ये आकर्षित करेगा तो इलेक्ट्रॉन इसके आके चिपक जाएगा। अब चिपके ना, इसके लिए क्या है, उसके लिए बताया कि अब केंद्र बल इसको क्या करता है, अपनी बाहर की ओर बैलेंस किए रहता है। ये ऋणावेश, ये धनावेश, इलेक्ट्रॉन पर पाया जाता है ऋणावेश, प्रोटॉन पर पाया जाता है धनावेश, ये नाभिक में है, इलेक्ट्रॉन इसके चारों घूम रहा है। ठीक है। अब ये क्या करेगा, इसको खट्टे से खींच लेगा। अब खींचे ना इसके लिए, तो ये जब राउंड करता है तो एक बल काम करता है। कोई भी व्यक्ति अगर, कोई भी वस्तु अगर वो वृत्ताकार घूम रहे हैं तो उसमें दो बल लगता है, एक अब केंद्र अंदर की ओर, एक बाहर की ओर। बाहर की ओर जो बल लगता है केंद्र बल, तो अब जब घूमेगा तो अब केंद्र बाहर की ओर भी खिंचाव लगेगा, इसलिए ये बीच में ही घूमता रहता है, अंदर जाके नहीं, नाभिक से नहीं टकराता, नहीं चिपकता। ठीक। जिससे क्या करता है, इस बैलेंस को, इसके बैलेंस को यहीं पर बनाए रखता है। ठीक है। तो नया तो ये तो था रदरफोर्ड का मॉडल। ठीक है। अब आगे इस बात में हम बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि जो इस मॉडल में, रदरफोर्ड के मॉडल में क्या कमी रह गई थी उसको समझते हैं। पहली जो कमी थी रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियां, पहली जो कमी थी, यह मॉडल जो है कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन के वितरण को स्पष्ट नहीं करता है। यह मॉडल में सबसे पहली कमी आ गई कि इलेक्ट्रॉन के वितरण को स्पष्ट बताया कि नाभिक पाया जाता है, नाभिक के चारों इलेक्ट्रॉन एक वृत्ताकार पथ में घूमते रहते हैं, लेकिन ये नहीं बताया कि उसे में इलेक्ट्रॉन कितने रहेंगे, कितने इलेक्ट्रॉन उसमें घूमेंगे, यानी कि उस कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन किस कक्षा में रहेंगे, ये चीज़ नहीं स्पष्ट किया। एक तो गलती हो गई। ठीक है। दूसरी कमी ये है कि मैक्सवेल के विद्युत गतिकी सिद्धांत, मैक्सवेल एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने विद्युत गतिकी सिद्धांत दिया था, और इस सिद्धांत के अनुसार वृत्तीय गति करता हुआ इलेक्ट्रॉन लगातार विकिरण ऊर्जा निकालता रहता है, जिसके कारण ऊर्जा हानि के चलते इलेक्ट्रॉन को धीरे धीरे नाभिक में गिर जाना चाहिए, परंतु वास्तव में ऐसा क्यों नहीं होता, इसका मतलब समझते हैं। मैक्सवेल एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने विद्युत गतिकी का सिद्धांत दिया, और इस सिद्धांत के अनुसार यह मतलब निकलता है कि जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार पथ में घूमती है, ठीक है, घूमती है और घूमने के कारण जब गति करेगी तो उसकी ऊर्जा खर्च होगी, ऊर्जा खर्च हो जाएगी घूमते घूमते, तो वो क्या होगा, एक समय आके रुक जाएगा, और रुक जाएगा तो घूमेगा कैसे, कैसे घूमता रहता है, पर इलेक्ट्रॉन तो हमेशा घूमता रहता है, उसकी ऊर्जा क्यों नहीं खत्म होती, वो क्यों चलता रहता है। तो इस चीज़ को जो है रदरफोर्ड जी ने स्पष्ट नहीं बता पाए थे। ठीक है। यानी कि उन्होंने ये चीज़ नहीं बताया, उन्होंने केवल बताया घूमते रहते हैं, लेकिन घूमते रहते हैं तो जो मैक्सवेल का सिद्धांत है कि कोई वस्तु घूमेगी तो उसकी ऊर्जा खत्म होगी तो रुक जाएगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन नहीं रुकता है, ऐसा क्यों है, इस चीज़ के बारे में कोई स्पष्ट जवाब रदरफोर्ड का नहीं था। ठीक है। ऐसा कोई स्पष्ट जवाब नहीं था, तो एक कमी ये आ गई रदरफोर्ड जी के बारे में। अब इसके बारे में अब आगे हमको पढ़ना है बोहर का परमाणु मॉडल। बोहर के परमाणु मॉडल में देखो, शुरुआत तो टॉमसन महोदय ने किया, शुरुआत तो टॉमसन क्या, डाल्टन ने ही कर दिया था। डाल्टन नहीं करते तो आज ये इतनी खोज ना होती भाई। जो कोई शुरू में करता है तो उसमें बहुत कमी होती है, धीरे धीरे जब उस पर लोग खोज करना चालू करते हैं, पढ़ना चालू करते हैं, जानकारी जुटाना करते, तब कमी उसकी मिलती है। लेकिन कम से कम शुक्रिया अदा करें कि डाल्टन जी के, जिन्होंने शुरुआत की परमाणु के बारे में। तो वो कहते ना तो लोग इस पर काम न करते तो जानकारी ना मिलती। ठीक। तो परमाणु के बारे में जब रदरफोर्ड ने देखा कि उन्होंने इलेक्ट्रॉन के वितरण स्पष्ट नहीं कर पाया, और जो विकिरण ऊर्जा खत्म होती है इलेक्ट्रॉनों की घूमने से, इलेक्ट्रॉन फिर भी चलते रहते हैं, इसके बारे में जानकारी नहीं बता पाए, तो उस विषय पर खोज करने के लिए बोहर ने अपना जो है रिसर्च करना चालू कर दिया। बोहर ने भी अपना मॉडल केवल इसी को ध्यान में रखते हुए दिया, विशेष करके कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पर रहते हैं, कितनी जो है उनकी संख्या क्या होती है। मेन उनका टारगेट था इलेक्ट्रॉन के बारे में, परमाणु के। ठीक है। तो आइए पढ़ते हैं बोहर का परमाणु मॉडल। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर कुछ निश्चित कक्षाओं में तथा एक निश्चित संख्या में ही घूमते हैं। ठीक। पहले ही परमाणु के मॉडल में पहले ही बात इन्होंने बता दी कि जो इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन कहाँ होता है, नाभिक के चारों ओर। ठीक है। ये मान लीजिए ये नाभिक है, और ये नाभिक के चारों ओर यहीं पर इलेक्ट्रॉन रहता है, और वो रहता है कहाँ, निश्चित कक्षा में।
मतलब ऐसा नहीं सबकी कक्षा है, कोई अगर एक कक्षा है, दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा, चौथी कक्षा, तो अब अगर यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है इसको अपने ही कक्षा में घूमना है, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन होगा उसको अपने ही कक्षा में घूमना, तो सबकी निश्चित कक्षा है। ठीक है, निश्चित कक्षा में घूमते हैं। इन निश्चित कक्षाओं को विभक्त कक्षा या कोष कहते हैं। तो नाभिक के बाहर, ध्यान दीजिएगा, नाभिक के बाहर जहाँ पर इलेक्ट्रॉन घूमते हैं उन सब की एक कक्षा निश्चित होती है, और नाभिक के बाहर जहाँ जिस पथ पर इलेक्ट्रॉन घूमता है जिस कक्षा में, वही क्या कहलाता है, कक्ष कहलाता है, विभक्त कक्षा कहलाती है, कोष कहते हैं, अंग्रेजी में सेल कहते हैं। ठीक। दूसरी बात इन्होंने बताई कि एक कक्षा में घूमने वाले सभी इलेक्ट्रॉन की ऊर्जाएं समान होती हैं। ठीक है, इन्होंने बताया कि भाई घूमते हुए इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कम हो जाती है, जैसा कि रदरफोर्ड से सवाल किया गया, और फिर भी इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, उसकी ऊर्जा कहाँ से आ रही है, तो इन्होंने बताया कि ऊर्जा कम नहीं होती, ऊर्जा हमेशा समान रहती है। ठीक है, इन कक्षाओं में घूमने इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा हानि नहीं होती, यानी कि जब इलेक्ट्रॉन घूमेगा कक्ष में वृत्त नाभिक के चारों ओर, तो उसकी ऊर्जा की हानि नहीं होती, ऊर्जा नष्ट नहीं होती, इसलिए इन्हें ऊर्जा स्तर भी कहते हैं। ठीक है, उन्होंने बताया, बोहर ने बताया अपने मॉडल में कि इलेक्ट्रॉन घूमने से उनकी ऊर्जा नष्ट नहीं होती है, इसलिए वो घूमते रहते हैं। ठीक। तीसरी बात जो खास बात है कि बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान दीजिएगा सभी लोग। तीसरी बात इन्होंने बताया कक्षाओं को क्रमशः KLMN OPQ अक्षरों से प्रदर्शित करते हैं, यानी कि जो नाभिक के चारों ओर जहाँ पर इलेक्ट्रॉन रहते हैं, इलेक्ट्रॉन जिस पथ पर घूमते हैं वो कक्षा होती है, सेल होती है, उसी को इन्होंने उन सेलों को पहली सेल कक्षा में के दिखाया, दूसरे को यल, तीसरे को यम, चौथे को यन, पांचवें को OPQ, यानी कि सीरियल बाय सीरियल जैसे कक्षा बढ़ते जाएंगे सबको आप के, यल, यम, यन, OPQ अक्षरों से उनको प्रदर्शित करते जाएंगे। ठीक है, ऐसा इन्होंने रदरफोर्ड जी ने कहा। ठीक है, चौथी जो लास्ट बात इन्होंने बताई कि इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला नाभिकीय आकर्षण बल अपकेंद्र बल द्वारा संतुलित होता है, यानी कि जो बात बताया, पूछा जा रहा था कि जो इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला आकर्षण बल है, ठीक है, भाई नाभिक भी क्या है, धनावेशित है, और इलेक्ट्रॉन भी ऋणावेशित, तो आकर्षण बल लगेगा। आकर्षण बल लगेगा, यहाँ समझिएगा, ये मान लीजिए नाभिक है, यहाँ पर मान लीजिए इलेक्ट्रॉन है, अब ये धनावेश है, ये ऋणावेश है, इसमें इसको क्या करेगा, खींचेगा, ये हो गया आकर्षण बल। अब इस आकर्षण बल खींच लेगा तो इलेक्ट्रॉन इसके साथ चिपक जाएगा। अब चिपके ना, तो इसके लिए बैलेंस करने का काम कौन करेगा, तो क्या करेगा, अब केंद्र बल क्या करेगा, अब केंद्र बल ऐसा बल जो क्या करता है, कोई वस्तु जब घूमती रहती है तो एक बल बाहर की ओर लगता है। आपको उदाहरण के लिए बता दूं कि जब हम रस्सी का एक टुकड़ा ले लीजिए, उसमें पत्थर बांध के अपने चारों ओर घुमाइए, घुमाते रहेंगे, जब तक घूमता रहेगा तब तक वो पत्थर में रस्सी तनी हुई होगी, और जैसे ही घूमना बंद हो जाएगा, पत्थर आके सर से टकराएगा खट्ट से, तो आपको चोट लगेगी। वैसे यहाँ पर भी ये जब घूमता रहेगा तो ये अंदर नहीं आएगा, क्योंकि बाहर भी एक बल लगेगा जिसको अपकेंद्र बल कहते हैं। ठीक। तीसरा जो अपरमाणु कण है उसके बारे में भी हम लोगों ने कुछ ज़्यादा जानकारी नहीं ली थी, तो आइए जानते हैं। तीसरा जो अपरमाणु कण है इसको कहते हैं न्यूट्रॉन। क्या कहते हैं, न्यूट्रॉन है इसका नाम। यह परमाणु का तीसरा अपरमाणु कण है, और इसको खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम है जेम्स चैडविक। कौन किया था, जेम्स चैडविक ने किया था। न्यूट्रॉन उदासीन कण होता है, यानी कि न्यूट्रॉन पे ना तो धन आवेश होता है ना तो ऋण आवेश होता है, यानी कि आवेश जीरो होता है, इसलिए क्या है, उदासीन कण है। ठीक। और द्रव्यमान लगभग प्रोटॉन के बराबर था। हम लोगों ने देखा था, टेबल में बताया था कि इसका जो द्रव्यमान है प्रोटॉन का द्रव्यमान लगभग सेम बराबर ही होता है। या ही प्रोटॉन की तरह परमाणु के नाभिक में पाया जाता है। तो नाभिक में अभी देखा था कि जैसे रदरफोर्ड ने बताया प्रोटॉन ही पाया जाता है, न्यूट्रॉन पाया जाता है, तो न्यूट्रॉन भी इसी के अंदर, नाभिक के अंदर ही यहीं पर रहेगा, बाहर नहीं रहेगा परमाणु के अंदर। ठीक है। परमाणु का जो द्रव्यमान होता है, अब एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, द्रव्यमान निकालने के लिए पूछा जाता है, तो द्रव्यमान निकालने के लिए आपको क्या करना है, द्रव्यमान हमने बताया कि परमाणु का समस्त द्रव्यमान नाभिक में होता है। नाभिक में क्या पाया गया, प्रोटॉन पाया गया प्लस न्यूट्रॉन पाया गया। तब दोनों को जब जोड़ेंगे तभी तो यहाँ का पूरा द्रव्यमान आएगा। तो वही चीज़ यहाँ सूत्र में लिखा गया है। प्रोटॉन की संख्या जितना इस यहाँ नाभिक में प्रोटॉन रहेगा उसको ले लीजिए, इकट्ठा कर लीजिए, और प्लस ऐड कर दीजिए जितना इसमें न्यूट्रॉन रहे। तो वही क्या है, सूत्र बन गया कि परमाणु का द्रव्यमान निकालना हो तो आप प्रोटॉन की संख्या और धन न्यूट्रॉन की संख्या कर देंगे, तो आपको परमाणु का द्रव्यमान, किसी भी परमाणु के द्रव्यमान को आप निकाल सकते हैं। ठीक है। अब आगे बढ़िए, देखते हैं कि इसमें अब हमको पढ़ना है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बोहर की बड़ी योजना। ठीक है, बोहर बड़ी योजना, सॉरी,
यानी कि बोहर बरी योजना क्या है, जो इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं परमाणु के अंदर उनके कक्षाओं में कितना इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। इसके विषय में इन्होंने कुछ नियम बताया कि कैसे इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे कक्षाओं में, सेल में, कोष में, ठीक है। तो पहला नियम इन्होंने बताया कि किसी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या 2n² होगी, ठीक है। यानी कि जो इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है, ये यहाँ पर मान लीजिए ये नाभिक है, इसके बाहर ये क्या है, ये यहीं पर ये क्या है, इलेक्ट्रॉन है। अब ये कक्षा, इसी को क्या कहते हैं, कक्षा कहते हैं, ठीक है। ये क्या कहते हैं, इसी को कक्षा कहते हैं, कोष कहते हैं। अब ये एक कोष हो गया, फिर उसके बाद फिर आगे दूसरा, तीसरा, चौथा। तो पहले कोष में कितना इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा, दूसरे कोष में कितना इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा। यहाँ पर देखिए ये नाभिक है, ये नाभिक के बाहर पहली कक्षा, नाभिक उसके ऊपर जाएंगे तो दूसरी कक्षा, फिर थोड़ा और बढ़ाएंगे तीसरी कक्षा, फिर चौथी कक्षा। अब यही चीज़ उन्होंने बताया कि प्रत्येक कक्षा में, ठीक है, बोहर ने बताया कि पहला नियम दे दिया कि प्रत्येक कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी, ठीक है। और जो प्रत्येक कक्षा को प्रदर्शित किया जाता है, पहली कक्षा को कैसे प्रदर्शित किया जाता है, और ये पहली कक्षा है तो n बराबर 1 लिया जाएगा, नंबर ऑफ 1, ठीक है। कक्षा की नंबर कैसी है, 1 है। जो उसके बाद दूसरी कक्षा होगी जो इलेक्ट्रॉन की, उसको 2, ठीक है, नंबर दूसरी होगी, और इसको क्या किससे प्रदर्शित किया जाएगा, कक्षा जल से। तीसरी कक्षा जो होगी उसको m से प्रदर्शित किया जाएगा, n बराबर 3 के तीसरे नंबर की है ना। चौथी कक्षा होगी तो चौथे नंबर की कक्षा है तो n बराबर 4 लिया जाएगा, और कक्षा इसको यल से प्रदर्शित किया जाएगा। इसी तरह आगे जैसे जैसे कक्षा बढ़ती जाएगी तो यल एम एन ओ पी जैसे अक्षर, उसको हम सीरियल बढ़ाते जाएंगे, ठीक है। तो लेकिन दो से चीज़ इन्होंने 2n² के अनुसार ही, सूत्र के अनुसार इसमें इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा। 2n² के अनुसार सूत्र का मतलब क्या है, 2n² का मतलब क्या है, ये 2 लिखिए। और n बराबर क्या है, n बराबर ये जो कक्षा ना है, जो कोष है, ठीक है। जैसे पहली कक्षा है तो पहली कक्षा n बराबर 1 लिख देंगे, गुणे 1 लिखेंगे, ठीक है। अब वर्ग करेंगे तो 1 का वर्ग 1 होता है, 2 1 2, यानी कि पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे अधिकतम। इसी तरह दूसरी कक्षा में, तीसरी कक्षा में, इसी सूत्र के अनुसार जितने इलेक्ट्रॉन बनेंगे उतने इलेक्ट्रॉन इसमें हमको रखना है, ठीक है। दूसरा नियम इन्होंने बताया कि सबसे बाहरी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 तथा उससे पहली वाली कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या 18 हो सकती है। जो सबसे बाहरी कक्षा होगी, ये जो लास्ट की कक्षा है, इस चौथे नंबर की सबसे बाहरी कक्षा है, तो इसमें बताया कि अधिकतम इलेक्ट्रॉन 8 होंगे। यानी कि इस सूत्र लगाइएगा, तब ऐसा नहीं है कि सूत्र लगाइएगा 4, ठीक है। जैसे इस सूत्र लगाइए 4 नंबर की है तो 2 × 4, 4 चौक 16, 32 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर 32 नहीं भरे जाएंगे लास्ट कक्षा में, यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन ही रखना है आपको हमेशा, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखना है कि और उससे पहली वाली कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या 18 हो सकती है। यानी कि जो लास्ट वाली कक्षा थी, और जो लास्ट वाली कक्षा थी इसमें 8 रखना है, और उसके पहली वाली कक्षा में अधिकतम 18 इलेक्ट्रॉन आप रख सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 18 इसमें रखेंगे, लेकिन लास्ट में 8 ही होना चाहिए, इस चीज़ को ध्यान रखना है। तीसरा जो इस नियम में बताया इन्होंने, प्रथम कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 होती है। जो पहली जो कक्षा होगी उसमें अगर सूत्र भी लगाएंगे तब भी 2 ही बनेगा, सूत्र के अनुसार ही 2 ही होगा। तो इलेक्ट्रॉन कितनी होगी, पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होगी। सबसे बाहरी कक्षा में 2 से अधिक इलेक्ट्रॉन केवल तभी हो सकते हैं जब पहले वाली कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 2n² से पूर्ण हो चुकी हो। इस नियम का मतलब ये है कि सबसे बाहरी कक्षा में 2 से अधिक इलेक्ट्रॉन, यानी कि ये जो बाहर की कक्षा में है इसमें 2 से अधिक इलेक्ट्रॉन तब जाएंगे, उसका एक कंडीशन है। तो उन्होंने तब उस कंडीशन का क्या बताया जाइए, पहली वाली कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 2n² से पूर्ण हो चुकी हो। यानी कि जो सबसे बाहर कक्षा में इसमें 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन तब होंगे जब ये, जैसे यहाँ 32 बनता है, अगर ये 32 पूरा हो गए तभी इसमें इलेक्ट्रॉन जाएंगे, लास्ट का नियम कहता है। इनका जो है, इसका जो है बोहर बरी जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो योजना है, हम जो है कुछ उदाहरण के माध्यम से आपको समझाते हैं, ठीक है। सबसे पहले समझ लेते हैं इनका जो सूत्र है 2n²। इन्होंने बताया कि जो प्रथम कक्षा है, ठीक है, प्रथम कक्षा, ठीक है, n बराबर 1, ठीक है। दूसरी कक्षा, दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा, तीसरी कक्षा, ठीक है। और इसी को कहा जाता है कोष भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कोष भी कहा जाता है, ठीक है। इसको कोष भी कहा जाता है। n बराबर 1, n बराबर 2, n बराबर 3, और इन सारी कक्षाओं को इन्होंने एक को के दिया, फिर एल दिया, फिर एम दिया। यानी कि जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे सब क्या होंगे, सबको एक प्रतीक दे देंगे, तो प्रतीक क्या होगा, KLMNOP से, ठीक है। बोहर ने ऐसा इन्होंने प्रतीक बताया था। अब देखिए कि प्रथम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे वो 2n², यानी कि जितने भी कक्षा हैं इसमें जो इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे इस सूत्र
2n² से भरे जाएंगे, यानी कि 2n² के अनुसार भरे जाएंगे। जैसे पहली कक्षा है तो पहली कक्षा में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हमको रखना है, इस सूत्र से हमको के अनुसार जितना आएगा उतना ही रखना है। चलिए देखते हैं पहली कक्षा में। तो पहली कक्षा n बराबर 1 ले लीजिए, ठीक है। अब इसमें देखिए 2 गुणे n बराबर 1 रख दीजिए, स्क्वायर कर दीजिए तो 2 1 का 1 स्क्वायर होता है, तो 2 1 का 2। तो पहली कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या, अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या, अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो गई, 2 हो गई। अब दूसरी कक्षा में जैसे n बराबर 2 ले लीजिए, ठीक है। अब इस सूत्र का प्रयोग करिए फिर, तो 2 गुणे n की जगह 2 रखिए, स्क्वायर कर दीजिए 2, इसका करेंगे 2 का स्क्वायर 4, कितना हो गया 8 हो गया। तो दूसरी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन संख्या 8। तीसरी कक्षा में n बराबर 3 रखिए, 2 गुणे 2, ओ यहाँ पर 2 नहीं होगा क्योंकि n बराबर 3 लिया तो यहाँ पर 3 होगा, 3 के स्क्वायर करेंगे तो 2 गुणे 3 के स्क्वायर करेंगे 9 हो जाएगा, तो कितना होगा 18 इलेक्ट्रॉन। तीसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 18 इलेक्ट्रॉन होंगे। n बराबर 4 ले लीजिए, ठीक है। तो 2 गुणे 4 को स्क्वायर करेंगे, 2 गुणे 4 के स्क्वायर 16, तो कितना हो गया 16 32 इलेक्ट्रॉन। इसी तरह हम जो है जैसे जैसे कक्षा बढ़ती जाएगी इलेक्ट्रॉन की संख्या वैसे इस सूत्र के अनुसार हम बढ़ाते जाएंगे। तो सूत्र का प्रयोग करना सीख गए ना, इसी तरह हमको सूत्र का प्रयोग करना है, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ तत्व हैं, इनका जो है हमको इलेक्ट्रॉन का वितरण करना है और इसी सूत्र को और बोहर के नियम को फॉलो करते हुए यहाँ पर हमको इलेक्ट्रॉन वितरण करना है। जैसे पहला तत्व का नाम है हीलियम, और हीलियम का परमाणु क्रमांक होता है 2, और जो जितना परमाणु क्रमांक होता है उतनी इसकी इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। तो परमाणु क्रमांक 2 है तो इलेक्ट्रॉन संख्या 2। अब 2 इलेक्ट्रॉन को हमको एक कक्षाएँ हैं KLMN, ठीक है, यानी कि 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर, ठीक है। तो हीलियम का 2 परमाणु क्रमांक है, तो इसका जब इलेक्ट्रॉन वितरण करेंगे तो K में कितना इलेक्ट्रॉन जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा, क्योंकि सूत्र लगाएंगे 2n² का, ठीक है। 2n² 2 गुणे पहली कक्षा है तो 1 करेंगे, 2 1 करने 2, टोटल कितना हुआ 2 इलेक्ट्रॉन। अब 2 इलेक्ट्रॉन पहले ही कक्षा में आगे इसमें इलेक्ट्रॉन है नहीं से ज़्यादा तो आगे नहीं बढ़ेंगे, खाली छोड़ देंगे, ठीक। कार्बन का इसका जो है परमाणु क्रमांक 6 होता है। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे जो है, तो पहले कक्षा में कितना आएगा 2 इलेक्ट्रॉन। अब 2 इलेक्ट्रॉन आगे बचा कितना 4 अगली वाली कक्षा में जाएगा, ठीक है। फ्लोरीन का 9 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, टोटल होता है, परमाणु क्रमांक 9 होता है। इसको इलेक्ट्रॉन विन्यास करेंगे तो इसमें 2 होगा, बचा 5 इलेक्ट्रॉन अगली कक्षा में जाएगा। तीसरे में नियान का परमाणु क्रमांक 10 होता है। फिर इसको पहले ध्यान दीजिएगा कि पहले में 2 इलेक्ट्रॉन इसी सूत्र के अनुसार भरे हैं, दूसरे में 8 होता है, लेकिन जिसमें 8 नहीं है अगर उससे कम 8 हो ही नहीं रहा है तो अधिकतम यहाँ पर रहे, ठीक है। इस सूत्र से अधिकतम इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हमको रखना है, इतना उसमें है अधिकतम। तो 9 टोटल हो रहा है, 9 में 7 बच रहा है तो 7 ही रखेंगे, अब ज़्यादा थोड़ी। लेकिन यहाँ पर देखिए 2 है 8 2 10, यानी कि यहाँ पर 8 पूरा हो गया है। अब अगर सोडियम को देखिए 11 होता है तो पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, अगले में 8, अब यहाँ तो 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब इसके बाद जो बच्चा 8 2 10 1 इलेक्ट्रॉन बचा तो अगली कक्षा में जाएगा यहाँ पर। अब यहाँ तो कहिएगा सर कि 2n² से भर ही नहीं रहा है, भाई ये अधिकतम बताया है, कम से कम रख सकते हैं, ठीक है, कम से कम रख सकते हैं, लेकिन अधिकतम जो रखेंगे 2n² के सूत्र के अनुसार ही रखेंगे। क्लोरीन जो परमाणु क्रमांक इसका 17 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 17 को हमको बांटना है। सबसे पहले अधिकतम पहले कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2 ही रखेंगे 2n² सूत्र के अनुसार, नियम के अनुसार, बोहर के नियम के अनुसार। दूसरी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 8 बताया गया है, सूत्र से भी 8 होता है, ठीक है, तो 8 रखेंगे। अब बचा कितना 7 इलेक्ट्रॉन, 7 अगली कक्षा में जो बचा हुआ इलेक्ट्रॉन है वो कितना आएगा 7। अब कहेंगे सर जी तीसरे में तो जो है 18 इलेक्ट्रॉन होता है, 18 भैया तब होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 18 रख सकते हैं, कम से कम कुछ भी रखिए, 18 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक। पोटेशियम का जो परमाणु क्रमांक होता है 19, यानी कि परमाणु क्रमांक संख्या बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है, ठीक है। अब इसका जो है इलेक्ट्रॉन विन्यास करेंगे तो पहली कक्षा में 2, बाकी बचे 8 हो, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरी कक्षा में 8 और जो है सबसे बाहर वाली कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन। यहाँ आपको दिक्कत हो रही होगी, आपको समझा देते हैं कि यहाँ पर देखिए 2n² से तो 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होता है, तीसरी में 18 होता है। तो आप कहेंगे सर जी यहाँ तो 8 ही है, और सबसे लास्ट में 1 इलेक्ट्रॉन बचा है बाहर वाली कक्षा में। तो बाहर की कक्षा और उसके पहले की कक्षा, तो जैसा कि बोहर के नियम के अनुसार बाहर की कक्षा और में कितना इलेक्ट्रॉन अधिकतम रखना है 8 रखना है, ठीक है। अगर यहाँ पर हम इसको इस सूत्र के अनुसार रखते, यानी कि 18 रखते, तो 18 तो है नहीं पूरा, 9 ही होता। अब 9 करते
तो ये क्या होता है, जो बोहर का नियम है वो नियम का पालन न होता नियम। और बोहर ने नियम बताया है कि बाहर की कक्षा में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, इसलिए वह नियम टूट जाता, इसलिए इसको 9 न बना के 9 एक इलेक्ट्रॉन यहाँ कर दिया गया, इसको 8 रख दिया गया। बोहर का नियम है कि जो लास्ट वाली कक्षा सबसे किनारे की होगी उसमें अधिकतम 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, और इसलिए इसको, क्योंकि अगर इसको 9 कर देते तो बाहर की कक्षा ए बन जाती, ए वाली कक्षा बाहर की बन जाती, और ए वाली कक्षा बताया नियम है कि इसमें 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रहेंगे। ठीक है, इसलिए अगर एक यहाँ ना इसमें जोड़ लेते थे बाहर की कक्षा बन जाती है और 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो जाते, इसलिए बोहर के नियम का पालन नहीं होता, इसलिए जो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर फिर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ रख लिए। ठीक है, तब इसमें बाहर की कक्षा क्या हो गई, ए हो गई, और एक बाहर की कक्षा हो गई एक, और इसमें अधिकतम नियम है कि बाहर की कक्षा में 8 होना चाहिए, और लेकिन कम से कम हमने एक ही रखा है। तो अभी तो ये नियम में ही चल रहा है, बोहर के नियम के अनुसार ही हो रहा है। बोहर का नियम कि बाहर कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, 8 से ज़्यादा नहीं जाए तो अधिकतम 8, लेकिन यहाँ पर कभी कम ही 8 से अधिक रख सकते हैं। कैल्शियम का 20 परमाणु होता है, इलेक्ट्रॉन की संख्या 20, यहाँ पर भी इसका पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 8 रखेंगे, तीसरी कक्षा में कहेंगे 18 होना चाहिए, और दूसरी कक्षा सबसे लास्ट वाली कक्षा में 8 होना चाहिए। ठीक, यह जब यहाँ पर इसको हम 18 करते, यहाँ पर अगर हम इस कक्षा को 18 करते तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन न बचता, और 2 इलेक्ट्रॉन न बचता तो एक सबसे बड़ी कक्षा ही हो जाती। अब यहाँ पर हम जो बोहर का नियम है कि बाहर की कक्षा में अधिकतम 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रखेंगे, तो वो नियम टूट जाता, इसलिए उस नियम को भी हमको फॉलो करना है। इसलिए जो 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन थे उसको इस कक्षा में, बाहर कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन भेज दिए, तो यहाँ पर बाहर के नियम का पालन हो गया, यानी कि यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है, अधिकतम 8 से ज़्यादा नहीं है जो कि। ठीक, तो इस तरह आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है, और भी परमाणुओं का आपको ट्राई करते रहना है। जहाँ भी दिक्कत आए कमेंट बॉक्स में जरूर कर बताइएगा। भाई थकाई लग जाती है पढ़ाते पढ़ाते। अब जो आगे हमको पढ़ना है वो समझना है कि संयोजकता क्या होती है। संयोजकता क्या होती है, परमाणु के बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉनों के अष्टक बनाने के लिए जितनी संख्या में इलेक्ट्रॉन की साझेदारी या स्थानांतरण होता है वह उस तत्व की संयोजकता होती है। ठीक है, परमाणु के बाह्यतम कक्ष में, ठीक है, ये जैसे जो सबसे बाहर कक्षा है, ठीक है, ये क्या कर रहा है, इसको इन्होंने बताया है कि अष्टक बनाने के लिए ये जो बाहर की कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन है, तो सब परमाणु में 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। ठीक है, कोई भी परमाणु है वो क्या करता है, 8 परमाणु होना चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन बाहर की कक्षा में होना चाहिए। अगर नहीं है, अगर बाहर कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है, जैसे नियॉन है, इसमें देखिए 2 है और 8 है, ठीक है, 10 इलेक्ट्रॉन टोटल होता है। पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरी लास्ट वाली कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन। ये 8 इलेक्ट्रॉन है, अगर 8 इलेक्ट्रॉन है तो एक परमाणु जो है इसका अष्टक पूर्ण है, यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन से अष्टक कहा जाता है। ठीक है, यानी कि इसका अष्टक पूर्ण है। अगर यही 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होता तो इसको किसी से लेना पड़ता या इसको किसी को दे देना होता। अगर 8 नहीं पूर्ण होता तो इसको या तो किसी को दे के बाहर की कक्षा ही खत्म कर देता, ठीक है, या किसी से लेकर इसको 8 पूरा कर लेता, जैसे यहाँ पर 7 है। ठीक है, अगर ये 7 है और 7 इलेक्ट्रॉन, इसको कहा गया है कि अष्टक पूर्ण करना है, इनको 8 होना है। 8 कैसे होगा, या तो ये 7 किसी को दे दे या किसी से एक ले ले। तो लेने और देने में जितना इलेक्ट्रॉन देने, मतलब लेने से इसका अष्टक पूर्ण हो रहा है। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन लेगा अष्टक पूर्ण हो जाएगा, या ये 7 इलेक्ट्रॉन निकाल दे तो ये के बाहर की कक्षा ही खत्म हो जाएगी, जिसका अष्टक ये वाला 2 है ये पूरा रहेगा। ठीक है, तो वही लेने और देने में जितना इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता पड़ती है वही उस तत्व की क्या, उस परमाणु की क्या कहलाती है, संयोजकता कहलाती है। उस तत्व की क्या कहलाती है, संयोजकता कहलाती है। अब यहाँ आपको उदाहरण के माध्यम समझाते हैं। क्लोरीन एक परमाणु है, दूसरा सल्फर है, तीसरा मैग्नीशियम है। क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 होता है, सल्फर का 16, मैग्नीशियम का 12। क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 होता है जिसमें परमाणु क्रमांक संख्या बराबर ही इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। ठीक है, तो क्लोरीन का 17 होता है। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो पहले कक्षा कोष का के, दूसरी एल, तीसरी की एम, चौथी की एन। ठीक है, ये अब सबका इलेक्ट्रॉन में 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, कोष है। ठीक है, ये सब क्या है, कोष हैं, 1 2 3 4, ये क्या है, उनका प्रतीक है।
ठीक है। अब 2n² सूत्र से अनुसार सब में इलेक्ट्रॉन भरना है, तो पहले में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 18 इलेक्ट्रॉन भरा जा सकता है, लेकिन 17 ही है टोटल इसमें, तो 17 ही हमको तीनों में पहले में 2 हमको रखना है, पहले वाले को 2 इलेक्ट्रॉन देना है, दूसरे को 8 देना है, तीसरे को 7, तभी हमारा क्या होगा 8 2 10 7 17 हो जाएगा। अब इससे ज़्यादा तो इलेक्ट्रॉन है नहीं 17 से ज़्यादा, इसलिए पहले में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 7। अब ये 7 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इसका जो बाहरी कक्षा है इसी कहते हैं अष्टक। ठीक है, ये 7 इलेक्ट्रॉन है, बाहरी कक्षा है। अब ये बाहरी कक्षा को इसको 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। ठीक है, इसको क्या होना चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। अब 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है तो इसका अष्टक पूर्ण नहीं है। इसको अष्टक पूर्ण करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन को ही अष्टक कहते हैं, बाहरी कक्षा के 8 इलेक्ट्रॉन को ही अष्टक कहते हैं। ठीक है, अब कोई भी तत्व का परमाणु होगा उसको अपना अष्टक पूर्ण करना है। ठीक है, तो उसको 2 तरीके से कर सकता है, या तो इस 7 इलेक्ट्रॉन को निकाल के इस पूरी कक्षा को खत्म कर दे, या तो 1 इलेक्ट्रॉन कहीं से लेके एक जोड़ के ये 8 पूरा कर ले। इसी को लेने और देने में जितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ती है, ठीक है, वही इसकी क्या कहलाती है, उस परमाणु की संयोजकता कहलाती है। तो 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है इसको, क्योंकि 7 इलेक्ट्रॉन या तो किसी को दे दे या 1 इलेक्ट्रॉन किसी से ले ले। अब ये 7 2 चीज़ निर्भर करता है। 7 इलेक्ट्रॉन निकालने में इसको ज़्यादा ऊर्जा जरूरत पड़ेगी और 1 इलेक्ट्रॉन लेने में कम ऊर्जा जरूरत पड़ेगी। ये 7 इलेक्ट्रॉन निकालने में इसको भारी पड़ जाएगा, लेकिन 1 इलेक्ट्रॉन लेना इसको आसान पड़ जाएगा। तो क्या करेगा, 7 निकालेगा नहीं, क्या करेगा 1 ले लेगा और 1 ले लेगा और 1 ले लेगा, तो 1 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा इसका 7 से जब 1 ले लेगा तो क्या हो जाएगा 8 पूरा हो जाएगा। ठीक है, जब 8 पूरा हो जाएगा तो यानी कि इसका अष्टक पूर्ण हो गया। अब ये अष्टक पूरा कितने इलेक्ट्रॉन से हुआ, यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन से लेने से पूरा हुआ, इसलिए 1 इलेक्ट्रॉन लेने से पूरा हो गया, इसकी आवश्यकता पूरी हो गई, इसलिए क्लोरीन परमाणु की संयोजकता हो गई, कितनी हो गई 1 हो गई। ठीक है, समझ में आया। दूसरा समझाते हैं सल्फर का। ठीक है, सल्फर का परमाणु क्रमांक 16 होता है, यानी कि इसके इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है 16 है। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे। ठीक है, तो 2 8 8 2 10 बचा 6, 8 2 10 10 6 16, यानी कि अब ये बाहरी कक्षा कौन सी है 6 वाली है। बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन। अब 6 इलेक्ट्रॉन इसको अष्टक बनाना है, अष्टक का इसको पूरा करना है। ठीक है, इसको क्या करना है अष्टक पूरा करना है, अष्टक पूरा करना है। और जब इसको अष्टक पूरा करना है तो इसमें जो 6 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि अभी इसमें 2 इलेक्ट्रॉन की क्या है कमी है। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है। अब 2 इलेक्ट्रॉन इसमें जुड़ जाए तो ये क्या हो जाएगा टोटल 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, यानी कि इसका अष्टक पूरा हो जाएगा बाहर कक्षा को। अब 2 चीज़ है, हमने बताया कि 6, या तो ये 6 को पूरा निकाल के ही पूरा कक्षा ही खत्म कर दे तो यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, तो ये अष्टक ए बन जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर 6 निकालने में इसको ज़्यादा ऊर्जा खर्चा करनी पड़ेगी, ज़्यादा भारी पड़ेगा, ज़्यादा महंगा पड़ेगा। तो क्या करेगा 2 इलेक्ट्रॉन लेना इसको आसान पड़ेगा, तो 2 ले लेगा। ठीक है, तब इसका अष्टक पूरा हो जाएगा। और जो 2 इलेक्ट्रॉन लिया यही क्या हो गई इसकी संयोजकता हो गई। क्या हो गई संयोजकता हो गई। ठीक है, ये क्या हो गई इसकी संयोजकता हो गई। ठीक, समझ में आया। वीडियो को दोबारा आप लोग देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। अब इस टॉपिक में आगे जो टॉपिक हमको पढ़ना है वो है परमाणु संख्या तथा द्रव्यमान संख्या। ठीक है, क्या पढ़ना है परमाणु संख्या तथा द्रव्यमान संख्या। परमाणु संख्या क्या होती है, परमाणु में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या ही उसकी परमाणु संख्या बताती है। ठीक है, परमाणु संख्या ही क्या कहलाती है प्रोटॉन की संख्या, यानी कि जितना परमाणु संख्या जो दिखाया जाता है उसको कैपिटल जेड से, यानी कि इसका जो प्रतीक होता है कैपिटल जेड होता है। ठीक है, सॉरी दिख नहीं रहा था अभी। ठीक है, एक बार फिर से बताते हैं। परमाणु जो संख्या होती है वो प्रोटॉन की संख्या ही कही जाती है, यानी कि कहा जाए तो परमाणु संख्या जो होती है प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है। यानी कि प्रोटॉन संख्या पता हो जाए तो आप परमाणु संख्या ही बता सकते हैं। परमाणु संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या भी लिख सकते हैं। ठीक है, एक साथ बता दूँ कि परमाणु पर जितना प्रोटॉन की संख्या होती है वही उसकी परमाणु संख्या होती है, इसलिए इसका जो प्रतीक होता है परमाणु संख्या का वो जेड से दिखाया जाता है। और अब क्योंकि परमाणु संख्या को जेड से और प्रोटॉन की संख्या को पी से, तो जेड बराबर पी हो गया इसका सूत्र। ठीक है, अब इससे जिसकी भी परमाणु संख्या से कार्बन की परमाणु संख्या कितनी है 6 है, तो यहाँ पर इसका प्रोटॉन की संख्या कितनी हो जाएगी 6 हो जाएगी, क्योंकि परमाणु संख्या ही प्रोटॉन की संख्या होती है। ठीक है, किसी भी परमाणु संख्या को उसकी ही प्रोटॉन संख्या कहा जाता है। जैसे ऑक्सीजन का 8 परमाणु संख्या होती है तो उसका प्रोटॉन संख्या कितनी होगी 8 होगी। ठीक है, दूसरा चीज़ है द्रव्यमान संख्या। द्रव्यमान संख्या होती है कि परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल संख्याओं के योग को द्रव्यमान संख्या कहा जाता है। तो नाभिक में जैसे पढ़ा था कि नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, यानी कि दोनों को जोड़ दीजिए वो क्या होगी मिलकर आपको द्रव्यमान संख्या। द्रव्यमान संख्या को ए से दिखाते हैं, प्रोटॉन को पी से और न्यूट्रॉन को एन से, जिसका सूत्र हो गया ए बराबर पी प्लस एन। ठीक है, अब प्रोटॉन की संख्या ही क्या होती है परमाणु संख्या होती है, तो यहाँ पर जेड भी लिख सकते हैं, प्लस एन, तो एक सूत्र ए भी हो गया जेड प्लस एन।
और प्रोटॉन की संख्या, परमाणु संख्या, इलेक्ट्रॉन संख्या, ये तीनों बराबर होती हैं तो इलेक्ट्रॉन की संख्या भी यहाँ लिख सकते हैं, तो ये बराबर ई प्लस एन भी लिख सकते हैं। ठीक है, अगर न्यूट्रॉन निकालना है तो आपको क्या करना है, इसी को पक्षांतर कर दीजिए। ठीक है, तो आपको जहाँ द्रव्यमान संख्या में से और प्रोटॉन संख्या घटा देंगे तो आपको न्यूट्रॉन भी आ जाएगा। द्रव्यमान संख्या और प्रोटॉन की संख्या ही परमाणु संख्या होती है तो वहाँ पर उसको भी लिख सकते हैं, तो एन बराबर ए माइनस जेड हो जाएगा। एन बराबर ए माइनस एन, यानी कि ये गलत है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन संख्या हो जाती है। ठीक है, अगर द्रव्यमान संख्या दिया गया है और इलेक्ट्रॉन की संख्या दिया गया है, अगर इसको भी घटा देंगे तो अब आपको जो है यहाँ पर न्यूट्रॉन की संख्या मिल जाएगी। ठीक है, किसी भी परमाणु में इस तरह का आपको बीच में प्रतीक लिखा होता है, उसके ऊपर द्रव्यमान संख्या लिखी जाती है, नीचे परमाणु संख्या लिखी जाती है। ठीक है, किसी भी तत्व में, परमाणु तत्व के परमाणु में अगर आपको दिखाना है द्रव्यमान संख्या और उसका परमाणु संख्या, तो कैसे लिखना है, आपको ऐसे तत्व का प्रतीक लिखना है परमाणु का। ठीक है, उसके ऊपर ये क्या है, आपकी द्रव्यमान संख्या से लिखना है और नीचे क्या लिखना है, परमाणु संख्या 7। ठीक है, जैसे नाइट्रोजन का द्रव्यमान संख्या 14 होता है, परमाणु संख्या 7 होती है, तो द्रव्यमान संख्या ऊपर हो गई और परमाणु संख्या कितना हो गया, 7 नीचे हो गया। ठीक है, अब इसके बाद हमको पढ़ना है समस्थानिक। ठीक है, समस्थानिक जानना है, एक ही तत्व के परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है। यानी कि एक ही तत्व हैं जिनके परमाणु संख्या समान रहेगी, एक ही तत्व के परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग अलग होती है। यहाँ समझते हैं, जैसे हाइड्रोजन एक तत्व है जिसका परमाणु संख्या कितनी होती है, 1 होती है, लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसे भी आपको परमाणु मिलेंगे जैसे 1H1। ठीक है, तो इसकी परमाणु संख्या 1 है लेकिन द्रव्यमान संख्या 1 है, तो ये प्रोटियम है। 1H2, ठीक है, यानी कि यहाँ पर इसकी परमाणु संख्या 1 है लेकिन द्रव्यमान संख्या 2 है। ठीक है, देखिए परमाणु संख्या समान है दोनों की, लेकिन द्रव्यमान संख्या यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है। यहाँ पर देखिए 3 है द्रव्यमान संख्या, लेकिन परमाणु संख्या तीनों की समान है। प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम ये क्या है, हाइड्रोजन तत्व के समस्थानिक हैं। ठीक है, पहला प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटेरियम। ठीक है, ये तीनों क्या है, समस्थानिक है। समस्थानिक क्या होते हैं, ठीक है, एक ही तत्व के वो परमाणु जिनके परमाणु संख्या समान। देखिए यहाँ पर परमाणु संख्या समान, यहाँ पर भी 1, यहाँ पर भी 1, सबकी परमाणु संख्या 1 है, लेकिन द्रव्यमान संख्या यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, तब की अलग अलग है। इसलिए क्या है, ये क्या है, समस्थानिक है। जिसकी द्रव्यमान संख्या अलग होगी, परमाणु संख्या समान होगी, क्या होगी, समस्थानिक होगी। ऐसे कार्बन की जो परमाणु संख्या होती है वो, उसके भी कार्बन जो 6 होती है परमाणु संख्या, और उसका एक कार्बन की 12 होती है द्रव्यमान संख्या, दूसरा जो है 14 होती है, परमाणु संख्या 6 और उसका 6, इसलिए ये भी क्या है, कार्बन का जो है समस्थानिक है। क्लोरीन का जो है ये Cl35 और यहाँ पर 37, यानी कि द्रव्यमान संख्या तो अलग है लेकिन परमाणु संख्या 17 है, इसलिए ये क्लोरीन की परमाणु जो है क्लोरीन परमाणु का समस्थानिक है। समस्थानिक के रसायन जो होते हैं, रासायनिक गुण समान लेकिन भौतिक गुण अलग अलग होते हैं। इनका रासायनिक गुण तो समान होता है लेकिन भौतिक रूप में से अलग अलग दिखते हैं। ठीक है, समस्थानिक। इनका औसत द्रव्यमान भी निकालना होता है। ठीक है, औसत द्रव्यमान क्यों निकालते हैं, क्योंकि जैसे कि क्लोरीन हो गया, क्लोरीन क्या है, इसका परमाणु क्रमांक 17 है, लेकिन एक ही क्लोरीन तत्व के कई सारे परमाणु हैं, यानी कि जैसे क्लोरीन 35, इसका द्रव्यमान है, ठीक है, परमाणु क्रमांक तो 17 है, यानी कि दोनों का समान है, लेकिन द्रव्यमान संख्या इसकी 35 है, इसकी 37 है। अब एक परमाणु जिसके अलग अलग समस्थानिक हैं, ठीक है, एक ही तत्व के जिसके अलग अलग समस्थानिक हैं, मतलब तत्व के समस्थानिक पाए जा रहे हैं। अब इसका पूछा जाए कि भाई इसका द्रव्यमान बताइए, द्रव्यमान भार। अब द्रव्यमान भार इसका बताएं, किसका बताएं, जब दोनों चीज़ें प्रकृति में मौजूद है। ठीक है, तो यहाँ पर हमको क्या निकाला जाता है, उसका औसत निकाला जाता है। औसत निकालेंगे तो क्या करेंगे, जितना कि इसका द्रव्यमान है पहले वाले का 35 है, 35 से गुणा करेंगे, और वो ये जो क्लोरीन 35 है इसका प्रकृति में जितनी मात्रा पाई जाती है 75% यहाँ पर लेंगे, यानी परसेंट को मतलब 100 कर देंगे और उसको जोड़ लेंगे दूसरे वाले को, यानी कि क्लोरीन 37 को, इसकी मात्रा कितनी पाई जाए 25%, तो यहाँ पर 25/100 कर देंगे। अब दोनों को हल कर लेंगे, हल करने के बाद जो मिलेगा 35.5 ये यूनिफाइड मास इसका, यानी कि इसका औसत द्रव्यमान होता है। समस्थानिक के उपयोग भी होते हैं, जैसे यूरेनियम के समस्थानिक के उपयोग भी होते हैं। यूरेनियम जो होता है इसका जो होता है परमाणु भट्टी में, यानी कि एटॉमिक रिएक्टर में ईंधन के रूप में किया जाता है, जिससे बिजली बनाई जाती है। कैंसर के उपचार में कोबाल्ट समस्थानिक का उपयोग किया जाता है। ठीक है, घेंघा रोग के उपचार में आयोडीन समस्थानिक का उपयोग होता है। तो ये कुछ समस्थानिक है जिनका कि हमारे जीवन में बहुत जगह उपयोग भी है। ठीक है, संभारिक क्या होता है, संभारिक इसका समस्थानिक का उल्टा होता है। अलग अलग तत्व के परमाणु जिनकी परमाणु संख्या अलग अलग लेकिन द्रव्यमान संख्या समान होती है, वो संभारिक कहे जाते हैं। उदाहरण के लिए जैसे कैल्शियम और आर्गन, यहाँ पर देखिए इसका कैल्शियम और आर्गन, यहाँ पर देखिए यहाँ पर परमाणु संख्या समान रहेगी, और समस्थानिक में क्या है, परमाणु संख्या समान होगी, सॉरी यहाँ पर परमाणु संख्या भिन्न भिन्न होगी लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग होगी। देखिए यहाँ पर जैसे कैल्शियम का 40 है, आर्गन का 40 है, द्रव्यमान संख्या दोनों बराबर है, लेकिन परमाणु संख्या इसका 20 है, इसका 18, दोनों में भिन्नता है। तो परमाणु क्रमांक समान रहेगा लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग अलग होगी। ऐसे
अलग अलग तत्वों के परमाणु जिनकी परमाणु संख्या अलग अलग होगी लेकिन द्रव्यमान संख्या समान होगी, वो क्या होंगे, समभारी होंगे। ठीक है, लेकिन समस्थानिक में क्या होते हैं, एक ही तत्व के, समस्थानिक में एक ही तत्व के परमाणु, और लेकिन यहाँ पर अलग अलग तत्व के परमाणु, अंतर है। देख लीजिए, वहाँ पर एक ही तत्व के परमाणु, यहाँ अलग अलग तत्व के परमाणु, और यहाँ पर परमाणु संख्या अलग होगी, वहाँ पर द्रव्यमान संख्या अलग होगी समस्थानिक में। और संभारिक में यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो है अलग क्या होगा, परमाणु संख्या अलग होगी, और समस्थानिक में द्रव्यमान संख्या अलग। वहाँ पर समान क्या होगा, वहाँ पर समान हो गया आपको जो है, वहाँ पर जो है परमाणु संख्या समान होगी, और यहाँ पर क्या होगा, समान क्या होगा, यहाँ पर द्रव्यमान संख्या समान होगी। ठीक है, दो चीज़ का अंतर है। तो पहला अंतर क्या हो गया, वहाँ पर एक ही तत्व के परमाणु, और यहाँ संभारिक में अलग अलग तत्व के परमाणु। दूसरा चीज़ क्या है कि वहाँ पर परमाणु संख्या समान होगी परमाणुओं की। ठीक है, यहाँ द्रव्यमान संख्या समान होगी। वहाँ पर भिन्न क्या होगा, वहाँ पर परमाणु संख्या समान होगी, द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होगी, और यहाँ पर द्रव्यमान संख्या समान होगी। ठीक है, तो ये संभारिक रहा। इसी के साथ यह चैप्टर खत्म होता है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।